एक और पॉइंट है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। हम्म। ये दो सर समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही होती है ना, हाँ, उसमें मैं फिक्स तो कॉस्ट सबसे का क्या पहले काम स्टेप है? फिक्स कॉस्ट बता देता हूँ। इसकी मैंने प्लेन एग्जांपल यहाँ भी दी हुई है, एक सेकंड। देखो सपोज करो एक तुम्हें करंट फैक्ट्री में हो, वहाँ 1 लाख यूनिट्स तुम प्रोड्यूस कर सकते हो और वहाँ का रेंट है $10,000। सही है आसान। ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारी ना प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई और अब तुम्हें प्रोड्यूस सही। करने 200,000 यूनिट्स या 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने। उसके लिए अब तुम्हें दूसरी फैक्ट्री चाहिए, अब उसका रेंट ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ तुम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी स्पेस मिलेगी तुम्हें वहाँ। तब वहाँ का रेंट ना $20,000 है, $10,000 के बजाय। सही। तो अगर आउटपुट लेवल चेंज होने की वजह से या बिजनेस अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रहा है, उसकी वजह से अगर फिक्स कॉस्ट में जिस फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आता है ना, वो स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाती है। सही है। मतलब कैश। सर हमारी जिसमें रिसोर्सेज हम अपनी बढ़ा दें, जो हमारी फिक्स होती है, अब फिक्स अगर कॉस्ट हमारा वैसे आउटपुट अनचेंज बढ़ेगा। रहती है, लेकिन यहाँ आउटपुट लेवल चेंज होने की वजह से ना फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आ जाएगा। तो ये कम कम सर टाइम तो तो। हाँ हाँ। सर तो बहुत से केसेस में ऐसा भी तो होता है कि हमारी आउटपुट आउटपुट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन अगर सपोज हमारे पास जो फैक्ट्री है वो रेंट पे है, और हर साल उसका रेंट तो बढ़ता है, तो फिक्स कॉस्ट हमारी वैसे भी बढ़ेगी, चाहे हमारा आउटपुट लेवल बढ़े ना बढ़े। अच्छा, इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग में एजम्पशन होती है कि फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहेगी शॉर्ट टर्म में। और मार्जिनल कॉस्टिंग ना सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है, 1 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए। इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज नहीं होती। बिल्कुल शॉर्ट टर्म में कंपनी को डिसीजंस लेने होते हैं ना, तो उस शॉर्ट रन के लिए सिर्फ की जाती है मार्जिनल कॉस्टिंग, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है ये। तो ये शॉर्ट रन के अंदर सही। एजम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो अनचेंज रहेगी। और रियल लाइफ में ऑल्दो चेंज हो जाती है, ये लिमिटेशन भी है इसका, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं जाके। लेकिन अभी सही। एजम्पशन करनी है हमें कि फिक्स कॉस्ट विल टोटल में विल रिमेन अनचेंज्ड। अनलेस वो क्वेश्चन में कहे कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, वो कहेगा नहीं। जब वो कहेगा तो वो तुम्हें क्वेश्चन में पता चल जाएगा, वरना वो फिक्स कॉस्ट वो सेम ही रहेगी। सही है टोटल में। सही। और स्टेप फिक्स कॉस्ट जो है कम आती है पेपर में, लेकिन पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट इसका। एमसीक्यूज में बहुत पूछता है इसके बारे में। और किस सर चीज़ की और ये कंफ्यूजन है? सन कॉस्ट क्या होती है, ये मैं भूल गया था पूछना। संक कॉस्ट ना अभी छोड़ दो जो है, क्योंकि अभी वो रेलेवेंट नहीं डिस्कशन के लिए। जब क्वेश्चन आएगी ना उसी वक्त बता दूंगा। सही। और कोई कंफ्यूजन? सर इसके अलावा से वो मार्जिनल कॉस्ट के जो कॉस्ट ऑफ वॉल्यूम प्रॉफिट जो हमने आपने लिखवाया था, इसमें से दो पॉइंट थे, एक तो टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट और वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो ये समझ नहीं आया मुझे सर अच्छा, इसमें। अब देखो सर मार्जिनल ऊपर कॉस्टिंग के वो चले। assumptions पूछे या ठीक वो है। पूछे कॉस्ट वॉल्यूम के assumptions, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये चीज तुम्हें क्वेश्चंस बहुत क्लियर समझ आती है, बल्कि क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया था। वैसा ही क्वेश्चन अभी फिर करूंगा मैं दोबारा, जो है तुम लोगों से ही करवाऊंगा थोड़ा। वलीद तो आया ही नहीं है। तो उसमें कुछ assumptions करनी होती है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। अभी तुम्हें क्वेश्चन में अगर देखा हो तो समझ आ जाएगी चीजें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं होगी, प्रोडक्शन मेथड्स रिमेन कांस्टेंट। अगर कैपिटल इंटेंसिव यूज करे तो कैपिटल इंटेंसिव यूज करेगा, लेबर इंटेंसिव में नहीं जाएगा। इसके अलावा प्रोडक्ट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, जो करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है या प्रोडक्ट मिक्स है वो यूज होगा। और प्रोडक्शन के यूनिट्स हमेशा सेल्स के यूनिट्स के बराबर होते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में या सीवीपी में। तो वो सीवीपी के assumptions पूछे, मार्जिनल कॉस्टिंग के assumptions पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। सही है। सर वैसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो होता है, ये इसे मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं या इसका अलग मतलब होता ये है? मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट है ये, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम यही चेक कर रहे होते हैं कि अगर मेरे सेल्स के यूनिट्स चेंज हो जाएं या प्रोडक्शन के यूनिट्स चेंज हो जाएं, तो रेवेन्यूज पे और प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट आएगा और कॉस्ट पे बिजनेस के। सही। और कोई मसला है? नहीं सर, अभी और कोई मसला नहीं है। अब बाकी और ये फॉर्मूलाज वगैरह फार्मूला तो बहुत सर सारे हैं, ये ठीक ओवर है। टाइम याद होंगे, जब जितने क्वेश्चन करोगे फिर याद होंगे जाके। ये क्वेश्चन फार्मूला बहुत सारे हैं इसमें, जी सर और ये ठीक सभी है। याद होने चाहिए। तो अभी तक काम करो, अपने पास नोट्स पे ना अलग से फार्मूला से खोल के रखो। सर फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं, ब्रेक इवन इन वैल्यू ऑफ डॉलर तक मैंने लिखे हुए हैं, जो कि बहुत सारे तो मैं इतने सारे लिखे हैं, लेकिन यार हाँ, तो डॉलर डी तक मैंने लिखे हैं। नोट्स पे पेज ओपन करके रखो ना, इतने सारे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं। रजिस्टर में मैंने लिखे ही इसलिए यार कि तुम लोग को ख्वारी ना लगे फिर कॉपी करने की फार्मूला सब मैंने असली लिखे हैं तुम लोगों के लिए। जी सर। अच्छा, एबीसी का इसमें मतलब है कुछ चीज़ों के लिए ना उसमें 2 से 3 पॉसिबल फार्मूलाज हैं।
जैसे सर वो मैं समझ गया, वो जैसे कि अभी आ एग्जांपल जाएगा, लोग दोनों से करके दिखाऊंगा। और कोई कंफ्यूजन है या मस्त क्वेश्चन है? नहीं सर फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये भी एक दो अच्छा, क्वेश्चन एक अगर क्वेश्चन भी करेंगे चलो मैं खोल देता हूँ कल का, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया था जो क्लास में किया था तो उसे पूछ लो, कोई मसला है अगर तो। वैसे अब तुम लोगों के पैटर्न में इसके क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट आते हैं, ये तो अभी सिर्फ तुम लोगों को पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए इसलिए इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं पुराने, ये भी सिर्फ सिलेक्टेड ही कराता हूँ मैं। ये क्वेश्चन था कल जो क्लास में किया था मैंने, सॉरी लास्ट क्लास में। जी सर। कोई इसके अंदर कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी, इसी के जैसा क्वेश्चन मैं दोबारा करा रहा हूँ। सर कंफ्यूजन तो नहीं थी इतनी, फिर पहला वाला पार्ट तो समझ आ गया था, लेकिन सर एक तो मसला ये आता है कि वेरिएबल ओवरहेड तो सर फिक्स कॉस्ट ही कहते हैं ना, तो ओवर वेरिएबल में ओवरहेड क्यों आता है? देखो, अगर वेरिएबल ओवरहेड कह रहे हैं ना तो वो वेरिएबल कॉस्ट ही काउंट होगी, और किसी ओवरहेड को वो फिक्स कह रहे हैं तो वो फिक्स कॉस्ट काउंट होगी। सही है इसमें फिक्स्ड खाली ओवरहेड। ओवरहेड भी तो आता है ना सर क्वेश्चन में। हाँ, तो ओवरहेड के वो बताएगा कि वो फिक्स्ड है वेरिएबल है, तो उसके हिसाब से ही लेना है। अगर वो वेरिएबल ओवरहेड कह रहे हैं तो उसे वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे क्लासिफाई करना है, अगर वो फिक्स्ड ओवरहेड कह रहे हैं तो उसे फिक्स्ड ओवरहेड के तौर पे क्लासिफाई करना है। सर ओवर अभी आप एक क्वेश्चन करके दिखा देंगे फ्रेश? हाँ, इसके जैसा ही कर रहा हूँ मैं, जो हाँ इसी के जैसा है ये बिल्कुल। थोड़ा समझ आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया। ये अपने पास भी खोल लेना तो अच्छा है, क्योंकि मैं एक्सेल में जाऊंगा अभी ना। सर ये कौन सा ईयर है? ये जून 2007 है, उसका पेपर 2 है। अभी तो वो एक्सप्लेन करूंगा, जब तक से यहाँ से तुम देख सकते हो उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन तुम्हारे पास ओपन हो, ताकि तुम डेटा देख सको सारा, जब मैं एक्सेल में कर रहा हूँ ना। सर पेपर 2 है। हाँ, पेपर 2 है, उसमें वेरिएंट्स नहीं थे। सर क्वेश्चन कौन सा था ये? इसमें कॉस्टिंग का क्वेश्चन 3 होता था। सर ये बार्कीज एंड कोल एमिरेट वाला है। ये फर्नांडो वाला है ना, मिल गया ना तुम्हें? एक मिनट सर मैं चेक कर लूँ ना आपको। क्वेश्चन 3 इसमें होगा, फर्नांडो मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। फर्नांडो मैन्युफैक्चर आपके हाँ, पास यही है, है? एक यही मिनट सर, है। मेरे पास दूसरा है, ये कोई बार्कीज एंड को है 3 में। आरती पहला को क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 में आओ ना, क्वेश्चन 3 है फर्नांडो। क्वेश्चन 3 बार्कीज एंड को लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन 3 तो वो है आरती, क्वेश्चन 2 में, क्वेश्चन 3 में आओ, फर्नांडो क्वेश्चन 3 है। हाँ हसाम, क्वेश्चन ओपन कर लिया? सर एक मिनट, वो वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा था सर। अर्जी पहला को, अर्जी क्वेश्चन 2 है, तुम नीचे आओ ना थोड़ा, तो क्वेश्चन 3 मिल जाएगा। सर क्वेश्चन 3 में बार्की लिखा हुआ था उसमें। अर्जी नहीं लिखा हुआ हो सकता है, क्वेश्चन 2 है। सर ये है 9706 समर 2 क्वेश्चन पेपर 2, यही है सर? समर 7 है, S7 में जाना। 7 ये तो दिखाया भी तो ना तुम्हें, जून 2007 का है, इसका मतलब S7 होगा वो वेबसाइट में। सर 2007 है?
2007 है, ये सामने दिखाया तो था मैंने। सर मैं 2002 खोल लिया। नहीं नहीं मसला नहीं है, चलो खैर। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये, अगर शफकत महमूद के रिसेंट स्टेटमेंट्स तुमने सुने हो तो वो सोच रहे हैं कि कैम्ब्रिज से बात करें कि पेपर ना जैसे जून या जुलाई में हो जाए, लेकिन जी कैम्ब्रिज जो सर, है एक मैंने कंट्री सुना के लिए था। टाइम टेबल चेंज नहीं करेगा, तो उसके चांसेस कम है। अगर हो जाता है ऐसा तो मैं भी इस चीज़ का पेपर करता हूँ, अच्छा होगा। तो थोड़ा सा तुम लोगों को प्रिपरेशन कराने के लिए मुझे भी और टाइम मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी तुम लोगों का सिलेबस अच्छा खासा बाकी है। जी सर, लेकिन सर वही मसला है ना सर, डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, इसलिए पहले खत्म हाँ करना इसीलिए मैं पड़ेगा। उससे अपनी नॉर्मल पेस पे ही चल रहा हूँ, मैंने जो प्लान की हुई है ना। सर खुल गया मेरा। बोले कि आ जाओ। वलीद वही पेपर कैंसिल होने का। एक सेकंड रिकॉर्डिंग हो गई, खैर छोड़ो, बस सही है, अपना काम करते हैं, छोड़ो। अच्छा कॉस्टिंग है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं करना, पहले डेटा ऑब्जर्व करना है, सारे एक एक चीज को रीड करना है कि क्या दिया हुआ है इसमें। फर्नांडो मैन्युफैक्चर्स 3 टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। अच्छा फॉर द ईयर एंड। अच्छा कॉस्टिंग में ना वो डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है, तो वो ईयरली अकाउंटिंग भी कर सकता है, 6 महीने की अकाउंटिंग भी कर सकता है, एक हफ्ते की भी अकाउंटिंग कर सकता है, इवन एक दिन की भी कर सकता है अकाउंटिंग को। क्योंकि इसमें हम ज्यादा डिटेल्ड कैलकुलेशन इसलिए करते हैं कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है ना उसे डिसीजन लेने होते हैं, सही। और ये इन्फॉर्मेशन सारी कॉन्फिडेंशियल रहती है, ये बाहर नहीं शो की जाती किसी को भी। कॉस्टिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले सेल्स इन यूनिट दिए हमें, जो भी इसके 3 फ्रिज है ना, कितने कितने बिके, हाउस होल्ड के 2400 फ्रिज सेल हुए, बिजनेस के 900 फ्रिज बिके, फैक्ट्री के बिके 2250। और फिर ये हर प्रोडक्ट का सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, ये रेवेन्यू है, सही है, डॉलर में जो दिया हुआ है ना रेवेन्यू है ये। अच्छा फिर टोटल कॉस्ट के अंदर ये 3 वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हमारी वेरिएबल और कॉस्ट वेरिएबल है। ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल कॉस्ट है। तो सर ये वेरिएबल ओवरहेड जो है ये अलग आते हैं, और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये ऐड होती है। नहीं ये वेरिएबल कॉस्ट के साथ ही लेना है, अगर ओवरहेड के साथ वेरिएबल लिखा है ना तो वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट होगी वो। वेरिएबल ओवरहेड इज वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मना वो लिखता नहीं। अच्छा फिर फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स कॉस्ट है, सही है इसमें। वैसे ओवरहेड्स का जनरली मतलब फिक्स कॉस्ट होता है, लेकिन किसी ओवरहेड के साथ अगर उसने वेरिएबल लिखा है ना तो वो फिर वेरिएबल कॉस्ट है, सही है बलसान। जी सर। अच्छा फिर हर प्रोडक्ट का उसने प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू में से इसने टोटल कॉस्ट सारी डिडक्ट की है, तो ये प्रॉफिट लॉस आ रही। तो इसमें शायद दो ये प्रोडक्ट लॉस लॉस है। में है ना, जी। 2 प्रोडक्ट लॉस में एक प्रॉफिट में है। अच्छा अभी क्या क्या आ रहा है। फॉर द ईयर एंड कैलकुलेट फॉर ईच टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग में एक चीज तुम ऑब्जर्व करोगे कि हर चीज को कैलकुलेट करने की 2 से 3 पॉसिबिलिटीज होंगी हमेशा। अब कॉस्टिंग में ना जी कोई सर। स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता कि इस फॉर्मेट से करो इस फॉर्मेट से करो, तो जहाँ 2 से 3 ऑप्शन अलाउड है वह तुम यूज कर सकते हो। सर इसमें हम टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं। हाँ अब इस पे पहले क्या करेंगे कि हम टोटल सेल्स रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट कर देंगे सारी, तो कंट्रीब्यूशन टोटल में आ जाएगा। उसको अगर मैं सेल्स के यूनिट से डिवाइड कर दूँ तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो पहले तो चलो मैं इससे करके दिखाता हूँ, और एक क्वेश्चन अपने पास खुला रखना, मैं एक्सेल पे जा रहा हूँ। हाउस होल्ड बिजनेस वैल्यू। सबसे पहले सेल्स के यूनिट्स लिख लो। कैलकुलेटर से कर रहा हूँ तो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सेल में मैं लिख रहा हूँ ताकि यूज कर सकूँ इसको, सही है। तुम तो डायरेक्ट कैलकुलेटर में एंटर करना ये वैल्यूज।
2,40,000, 108,000, 360,000। फिर DM इसमें है 96,000, 45,000, 112,500। फिर है डायरेक्ट लेबर 72,000, 28,800, 94,500। फिर है वेरिएबल ओवरहेड। एब्रीविएशन से तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी फिलहाल यहाँ यूज किए मैंने टाइम बचाने के लिए। 13,500, 45,000। एक्सेल इसलिए यूज करो कि जरा सॉल्व जल्दी हो जाता है, जरा बाजू का व्हाइट बोर्ड पे टाइम ज्यादा लगता है और हमें टाइम बचाना है एज मच एज पॉसिबल। तुम लोग को सब ये समझना है कि कौन सी चीज प्लस हो रही है, कौन सी माइनस हो रही है, कौन सी मल्टीप्लाई हो रही है, कौन सी डिवाइड हो रही है। मैक्सिमम वैल्यूज में किस तरह निकाल लो वो तुम लोग का हेडेक नहीं है, क्योंकि तुम लोग को सॉफ्टवेयर तो सीखना नहीं है। टोटल रेवेन्यू में से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। 48,000 है। हाँ, ये तीनों का निकाल दिया मैंने एक साथ ही आ गया। सर तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं ना कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट को ऐड करके डायरेक्ट उससे माइनस करते हैं सेल्स वैल्यू से। हाँ, तो मैंने भी वही काम किया है, मैंने अलग अलग माइनस करा दिए सारे। अब मैं अलग से वेरिएबल कॉस्ट का टोटल निकालूं, मैंने एक साथ डायरेक्ट ही माइनस कर दिया सबको रेवेन्यू में से, थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। तुम वो भी कर सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लो और उसको रेवेन्यू में से माइनस करा दो, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये समझ आया कि कंट्रीब्यूशन टोटल में कैसे निकाला मैंने? जी सर, कंट्रीब्यूशन का आपको कितना है? 20? हाँ, सर ये तो समझ आ गया सर, कंट्रीब्यूशन टोटल तो समझ आ गया। आप पर यूनिट भी निकाल लो। अच्छा, सर इसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2400 कर देंगे ना, बिल्कुल। जो हमने सेल्स किया 20 आ जाएगा अच्छा, ये सर। क्वेश्चन में एक और चीज ऑब्जर्व करो कि अगर तुम्हें जो रेवेन्यूज और कॉस्ट है वो कंप्लीट फिगर्स में दिए हुए, जो यूनिट्स है ना सेल्स के, वो भी तुम्हें कंप्लीट फिगर्स में दिए हुए, 3 जीरो कॉमन लेके नहीं दिए हुए। सही। कंप्लीट फिगर्स है ना तो एज इट इज हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टोटल को डिवाइड कर दो 24 यूनिट से, ये ड्रैग कर दो यहाँ, तीनों का आ गया। अच्छा, डेसिमल्स का देखना पड़ेगा, जिसमें है वह लगाना पड़ेगा। 3,700 को 900 से किया 23, 108,000 को 2,250। अच्छा नहीं, ये एग्जैक्ट आ रहे हैं इसमें। सर इसमें तो डायरेक्ट ही आ रहे हैं ना, हाँ, डेसिमल नहीं। तो डेसिमल्स नहीं हो सकते। सर अच्छा, मुझे डेसिमल में हो तो डेसिमल में रिकॉर्ड होता है। हाँ अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में रिकॉर्ड करेंगे या हाँ, उसे राउंड ऑफ और करेंगे। उसने स्पेसिफाई किया है कि 2 डेसिमल प्लेस पे करना है। अच्छा, अभी यहाँ तो डायरेक्ट निकाल दिए। अब मैं इसके साथ में आंसर में यूनिट नहीं लगा सकता, वरना फॉर्मूला खराब होगा। मैं यहाँ इसका लिख देता हूँ कि इसको आंसर में लिखना कैसे, क्योंकि जो 1 मार्क्स होता है ना वो आंसर के साथ सही यूनिट लगाने का होता है। तो जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला है ना, उसके साथ तुम्हें लिखना है $20 पर यूनिट। जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का आंसर आएगा ना, उसे तुम्हें डॉलर पर यूनिट में लिखना है, सही है? अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो फाइनल आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। सही है, ये मैंने यहाँ लिखा है, तुम्हें नजर आ रहा है ना? जी जी सर। अच्छा, जरा सा मुझे बता सकते हो कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये पता होना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन सफिशिएंट नहीं है। ये मैंने समझाया था वहाँ वीडियो में। सर कंट्रीब्यूशन का मतलब सर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है हाँ वो और जो हमारा रेवेन्यू होता है वो जब कट ऑफ हो जाता है तो वो एक कंट्रीब्यूशन बनता है जिसको हम फिक्स कॉस्ट वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं हाँ, बिजनेस की। कैलकुलेशन वाइज तो तुमने सही बताया। कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट होती है जो बिजनेस को उसकी फिक्स कॉस्ट रिकवर करने में हेल्प करती है। तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो उतना ज्यादा फिक्स कॉस्ट को कवर करने में आसानी होगी बिजनेस को, सही है? जी सर। हायर द बेटर। अच्छा, फिर दूसरी चीज है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, जो यहाँ निकलवा भी रहा है वो। सर ये अगर आप निकाल के दिखा दें सेल्स रेशियो में मसला। अच्छा, अब जैसा डेटा दिया हुआ हो ना वैसी कैलकुलेशन करना तो जल्दी सॉल्व होगा। अब इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि तुम टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू कर दो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आंसर आ जाएगा। अगर तुम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूज करना चाह रहे हो तो तुम्हें सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी पड़ेगी।
उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ, तो मैं सही है ये। जी सर। पहले जो गिवन डेटा है ना, मुझे टोटल रेवेन्यू, मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने निकाला हुआ है, टोटल रेवेन्यू मेरे पास है, तो पहले मैं इजी वे आउट यूज़ करूँगा क्वेश्चन के हिसाब से, सही है। टोटल कंट्रीब्यूशन है, इसे टोटल रेवेन्यू से करा दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बल्कि परसेंटेज बाद में लगाई जा सकती है। सर मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू नहीं, 100। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर होगा और रेवेन्यू डिनोमिनेटर होगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये डेसिमल में आ रहा है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में, एक्सेल में ऑप्शन होता है। सही है, 2 डेसिमल प्लेस पे कर दिया। इवन ये भी डेसिमल में 108 डिवाइड बाय 360। नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसको भी देख लेते हैं। 48 डिवाइड बाय 340, ये तो एग्जैक्ट वैल्यूज आई है, ये डेसिमल में सही है। अच्छा, और सी एस रेशियो क्या, परसेंटेज लगेगी, सही है। यूनिट का ध्यान रखना आसान, जी सर। क्योंकि सी एस रेशियो परसेंटेज में निकाला जाता है, तो फाइनल जो भी आंसर आए ना, उसके साथ परसेंटेज लगानी, वरना आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा तुम्हें, सही है। अब मैं तुम्हें इसे एक और सही तरीके से सर। भी करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हसाम, तो मुझे बता सकते हो उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे आ सकती है? सर हमारी जो टोटल सेल वैल्यू हुई है उसको डिवाइड बाय सेल्स यूनिट कर देंगे। बेहतरीन, शाबाश, तुमने ही मुझे बता दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। गुड है। ये इसको ड्रैग कर दो, तीनों की आ जाएगी। सही है, मेथड 2 से निकाल रहा हूँ, यहाँ इसका एक और फॉर्मूला भी है। अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दूं, तो भी तुम देखना आंसर सेम आएंगे। ये डेसिमल में आ रहा है। सर तो लेकिन इजीएस्ट वे तो सर फिर वो पहला वाला मेथड ही है। हाँ। अच्छा, पास क्वेश्चन ऐसे होंगे और एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें पर यूनिट पे डेटा दिया हुआ होगा सारा, सही है। तो वहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करके सीएस रेशियो निकालना ज्यादा आसान होगा। तो इसलिए कॉस्टिंग को दोनों ही चीज, दोनों फॉर्मूलाज या दोनों मेथड्स याद हो तो अच्छा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ना किसी एक मेथड के हिसाब से डेटा दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। यहाँ दोनों करना पॉसिबल थे, तो मैंने दोनों से करके दिखाया। सही। तो ये तुम्हें क्लियर है ये? जी सर क्लियर। और ये नोट में मैंने दोनों फार्मूला लिखे हुए, वरना पास टीचर से अक्सर एक ही मेथड बताते। सी एस रेशियो के लिए देखो, मैंने दोनों मेथड, दोनों आ गया। जिनके आगे मैंने ए बी करके लिखा है ना, इसका मतलब है कि उनका एक से ज़्यादा फार्मूला पॉसिबल है, सही है। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल सेल से भी कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को सेलिंग प्राइस से भी डिवाइड करके कर सकते हो तुम, सही है। जी सर। ये हो गई कहानी। इसको पढ़ने में मिनिमाइज करूंगा मैं इसको। जरा आसान पार्ट भी पढ़ना। पार्ट बी में क्या करना है? Calculate the break-even point for each type of refrigerator in both units and dollars. Give your answer to the nearest whole number. Working must be strong. अच्छा, इससे पहले मैं इसको कैलकुलेट करूं जरा, तो मुझे बताना ये ब्रेक इवन का मीनिंग क्या है। मैंने एक्सप्लेन किया था वीडियो में, सर जो भी ब्रेक तुम्हें इवन का पता हो। मतलब, जी सर, ब्रेक इवन का मतलब सर ये होता है जहाँ पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो, और हमारा जो होता है ना सर, मतलब जहाँ पे ना कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना कोई लॉस हो रहा हो, हाँ, तो ये टोटल रेवेन्यू उसे टोटल कॉस्ट उस के पॉइंट बराबर पे। हो जाए ना, तो इसे ब्रेक इवन कहते हैं, सही है। टोटल टी आर इज इक्वल टू टी सी। अगर मैं सिर्फ इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाती है,
तो मुझे ब्रेक इवन हो रहा होगा, सही है, नो प्रॉफिट नो लॉस, एटलीस्ट मेरी कॉस्ट कवर हो रही है। शॉर्ट रन में ये भी मैटर करता है, जब नए नए बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम ब्रेक इवन के लिए पहले टारगेट करते हैं, सही है। फिर ब्रेक इवन के बाद जो हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेक इवन ना दो तरीके से निकाला जाता है, इसमें दो ब्रेक इवन होते हैं, एक यूनिट्स में होता है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स का मतलब ये कि कितने मैं यूनिट्स बेचूं कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाएगी, ये बताएगा तुम्हें। अगर सपोज करो ब्रेक इवन इन यूनिट्स 10,000 यूनिट्स हैं, तो उसका मतलब है कि अगर तुम 10,000 यूनिट्स की सेल्स कर देते हो ना, तो तुम्हारी कॉस्ट कवर हो जाएगी, ये मतलब है इसका, सही है। तुम्हें समझ आया ब्रेक इवन यूनिट्स का मतलब? पहले जी सर। कैलकुलेशन तो याद हो ही जाती है फॉर्मूला। ब्रेक इवन इन डॉलर्स का मतलब ये कि कितना रेवेन्यू बिजनेस जनरेट करे कि उसकी कॉस्ट कवर हो जाए। सपोज करो ब्रेक इवन इन डॉलर्स ना 1 लाख है, तो इसका मतलब ये कि अगर तुम 1 लाख डॉलर की या 1 लाख रुपए की सेल्स कर देते हो ना, तो तुम्हारी कॉस्ट कवर हो जाएगी सारी, सही है। तो उसमें कॉस्ट का मतलब ये टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का समेशन होता है, सही है। तो हम उस पर टोटल कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अब ब्रेक इवन इन यूनिट्स तो का एक ही फॉर्मूला है इसमें। अच्छा वैसे डिराइव फॉर्मूला है, तो मैं तुम्हें मैथमेटिकली करके दिखा भी सकता हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है, सही है। और वैसे भी तुम लोग वो इक्वेशन बना के करोगे नहीं, फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये इसका सब यही फॉर्मूला होता है, सही है। अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूं तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ जाएगा, सही है। हाँ हसान नजर आ रहा है ना? हेलो। जी सर। अच्छा तो पहले ये ब्रेक इवन यूनिट्स निकालते हैं। वैल्यू के दो फॉर्मूला है तो उस पर बाद में बात करेंगे, पहले यूनिट्स कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट में मेंशन कर देता हूँ, 57,600, 27,000, 67,500 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा उसने कहा आंसर आपका होल नंबर में होना चाहिए, तो तुम इसको जैसे ये इतने डेसिमल्स में आंसर आ रहे हैं ना इसका, इसको तुम एग्जैक्ट नंबर लोगे तो ये देखना 1174 आएगा। इवंस को भी तुम्हें एग्जैक्ट नंबर में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि यूनिट्स तुम इस तरह लिख नहीं सकते कि 1174.5 या 1406.25 जो है, यूनिट्स के लिए एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, सही है। इसलिए उसने ऐसा कहा है करने को। सर वो हमारा जो लास्ट वाला है वो भी डेसिमल में आ रहा है 1406.25। हाँ इसको मैंने एग्जैक्ट नंबर में कर दिया कन्वर्ट। सही। तो वह तुम्हें राउंड ऑफ करना है यानी इसको ना, ब्रेक इवन यूनिट्स को। अच्छा इस पे भी यूनिट्स का इशू है कि यूनिट कौन सा लगाना है, तो ये इस तरह आंसर लेना है इसका। तो जो भी ब्रेक इवन यूनिट्स का आंसर है ना उसके साथ यूनिट जरूर लिखना, सही है। 2880 यूनिट्स। अगर तुमने सिर्फ 2880 लिख के छोड़ दिया तो आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉस्टिंग में ना यूनिट्स बहुत मैटर करते हैं। वैसे इसमें एक बात अच्छी है कि ना वो डबल एंट्री के डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं, ना कोई फॉर्मेट है, ना उसकी वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन के इश्यूज नहीं है इसमें। लॉजिकली बस कैलकुलेशन करनी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग में। अब ब्रेक इवन यूनिट्स क्लियर है हसान? जी सर क्लियर। इसको पहले मैं एक मेथड से करके दिखाता हूँ, मेथड पर। देखो सबसे पहला जो आसान तरीका है ना ब्रेक इवन इन वैल्यू का,
ब्रेक इवन यूनिट्स को ये वैसे ही निकलवाता है, सिंपली उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा तो जान छूट जाएगी। सबसे आसान तरीका ये ब्रेक इवन इन डॉलर निकालने का। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर मैं अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूं CS रेशियो से, जो मैंने अभी पिछले पार्ट में निकाले, तब भी ब्रेक इवन इन डॉलर आ सकता है। सही है, अब करूं मैं इसको? जी सर। अच्छा हसाम, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे लिए अब थोड़ा सा 8 साढ़े 8 तक क्लासेस लेना पॉसिबल है, तो कर सकते हो ऐसा? सर वीकेंड में पॉसिबल है। सही है, वीकेंड में शॉप करना, क्योंकि तुमने किसी एक दिन वीकडे में भी कहा था कि सर अगर आप 8 या साढ़े 8 तक क्लास ले लें तो मैं बैठ सकता हूँ। सर वो कल की थी, कल की भी मेरे ख्याल से मैंने कहा होगा, क्योंकि कल थोड़ी ऑफ होती है ना संडे पे। तो वीकडे या में भी तो ना किसी दिन थोड़ा बड़ी लंबी थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पॉसिबल हो तो बता देना, वरना कोई मसला नहीं है, तो मैं 7:30 बजे ऑफ कर दिया करूंगा मैं। सर वीकडे में अगर आप जैसे सैटरडे अगर आप उसमें जल्दी ले लें तो वो 3 घंटे 4 घंटे में कोई इशू नहीं। इस बार मसला है कुछ स्टूडेंट से पहले ही टाइम सेट कर लिया तो उनको कहीं जाना था शाम में, वरना मैं उनकी शाम में रात को ही क्लास लेता हूँ, तो अब तुम लोग की दोपहर में लेना प्रेफरेंस होती है वीकेंड में। सही। और थोड़ा सा यार देखो वीकेंड में टाइम निकालो, क्योंकि ताकि प्रिपरेशन हो जाए तुम लोगों की। तो वक्ती अगर सर कहीं ऐसा थोड़ा सर वक्ती ऐसा सेक्रीफाइस कर लो, पॉसिबल वरना कोशिश तो मैं करूंगा कि तुम लोग के कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम रखूँ, लेकिन बात का मेरा सर भी ऐसा बात वीकेंड में। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि हम वीकेंड्स में क्लास थोड़ी अर्ली रख लें? मैं तो अर्ली है, तो कभी कभी ऐसे ही है कि कहीं आना जाना आ जाता है, लेकिन मैं कैंसिल भी कर देता हूँ, मसला नहीं है, चलो बिल्कुल हो जाएगा। दोपहर में 2-3 बजे क्लास रखी हो तुम लोग, 5 साढ़े 5 6 तक ले लो क्लास जो है। सर हाँ ऐसा पॉसिबल है तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। और अगर पेपर यार थोड़े डिले हो जाए तो अच्छा है, वरना फिर मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ जो नॉर्मल पैसे। खैर चलो ये करते हैं, ब्रेक इवन इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस जो मैंने यहाँ निकाली थी। अच्छा देखो ये डेसिमल में आ रहे हैं तो उसको एग्जैक्ट फिगर में लेना है, तो ये 140870 हो जाएगा, तुम देखना। सही है। अब जैसे मैं ये फैक्ट्री का ना ब्रेक इवन डॉलर में आया, इसको यूनिट में लिख के दिखाता हूँ, तो $225,000 लिखना है, क्योंकि ये ब्रेक इवन हमने डॉलर में निकाला है। सही है आसान। सही। तो मैं मेथड 2 से भी दिखा देता हूँ। M2 के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो CS रेशियो से। सही है, तुम देखो तब भी सेम आंसर आया। तो देख लो जो मेथड तुम्हें अच्छा लगे ना तुम यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो तुम्हें क्लियर हुआ ब्रेक इवन इन डॉलर? जी सर क्लियर। अब इसका मतलब ये कि मैं हाउस होल्ड के 2880 यूनिट्स बेचूंगा तो कॉस्ट कवर हो जाएगी। 288,000 का मतलब ये कि अगर मैं हाउस होल्ड के फ्रिज बेच के 288,000 का रेवेन्यू, डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता हूँ तो मेरी कॉस्ट कवर हो जाएगी। सही है, सही। तो ये दोनों ही निकल पाता है अक्सर बेचता। सही। अब पार्ट सी बताता हूँ मैं, पार्ट सी पढ़ना जरा। The table at the beginning of the question shows that both the household and the business models appear to be making loss. Explain why Fernando should not cease production of these two types of refrigerators. मतलब सर वो पूछ रहा है कि प्रोडक्शन क्यों कंटिन्यू करे या ना करे। नहीं, इसमें क्या लिखा है, वाई फर्नांडो शुड नॉट सीज। अब वो ये कह रहा है कि दो प्रोडक्ट लॉस कर रहे हैं, लेकिन फर्नांडो को समझाओ कि वो इन दोनों को बंद क्यों नहीं करे। शुड नॉट सीज का मतलब है शुड नॉट स्टॉप। सर एक तो मैं बताता हूँ सर, एक तो सर वो अब वैसे दो तुम्हें क्या लॉस लगता तो कर रहे हैं। है? हाँ, सर वो दो लॉस तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पार्ट सी है वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उनका लॉस उसके प्रॉफिट में जो है अब्जॉर्ब हो रहा है। और उसकी वजह से सर अगर वो बंद कर देगा तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो तीसरे प्रोडक्ट में पूरी आ जाएगी। और फिर जब फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो एक तो प्रॉफिट हमारा बहुत गिर जाएगा पार्ट सी का, फैक्ट्री का।
ये तुमने अच्छे वेरी वर्ड ट्रेस किए, लेकिन वेरिएबल इनको कॉस्ट भी सर कैलकुलेशन, हमारी हाँ जी। हाँ सही है सही है, इनको ना लेकिन कैलकुलेशन से प्रूव करना होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस पे कैलकुलेशन कैसे करनी है। अच्छा, और मार्जिनल कॉस्टिंग में ना एक और भी रूल है कि प्रोडक्ट लॉस कर रहा है लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन अगर पॉजिटिव है ना, तो हम प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखेंगे। सही है, जी सर। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आ रहे हैं तो बेशक लॉस भी कर रहे हैं ना, तो मैं प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन की अमाउंट ना एक हद तक हमें हेल्प करी फिक्स कॉस्ट को कवर करने में। अगर मैं प्रोडक्ट बंद कर दूंगा तो मैं इस कंट्रीब्यूशन से भी जाऊंगा। अब मैं तुम्हें इसकी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ जरा। अच्छा, ये मैं यही कर रहा हूँ, सही है। देखो, अब मैंने हाउस होल्ड बिजनेस सपोज करो बंद कर दिए, सही है। तो ना उसका कोई सेल्स रेवेन्यू होगा और वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे को इंकर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हाउस होल्ड बिजनेस की प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट सारी जीरो हो जाएगी, सही है। समझ आ रहा है शाम तुम्हें? जी सर। अच्छा, तो अब मेरे पास ना फैक्ट्री का प्रोडक्ट बचा है, तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा 40,500 का। लेकिन अब एक इशू क्या होगा कि जो हाउस होल्ड बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है ना, अगर मैं उनकी प्रोडक्शन जीरो भी कर दूं तो मुझे फिक्स कॉस्ट तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो -57,600 -27,000, तो ओवरऑल तुम देखना ही लॉस में चला जाए। लॉस ऑफ $44,100। अच्छा, फिर तुम इसे डिक्रीज इन प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी शो कर सकते हो। 24,600 में से 44,100 काट दो, यानी पुराने प्रॉफिट का और नए लॉस का डिफरेंस ले लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्रॉफिट डिक्रीज कितने से हो रहा है। अच्छा, इसका एक और मसला भी है। 19,500 से ये तुम्हें पता है माइनस माइनस प्लस बनेगा। जी जी जी। 68,700 का लॉस होगा इसको, यानी प्रॉफिट में डिक्रीज आएगा 68,700 का, अगर वो प्रोडक्शन बंद करता है हाउस होल्ड बिजनेस की। सही है, हमारा जो लॉस था वो -44,100 था। हाँ, क्योंकि मैं पुराने प्रॉफिट में से नया प्रॉफिट माइनस कर रहा था डिफरेंस निकालने के लिए, लेकिन नया प्रॉफिट तो लॉस है, लॉस प्रॉफिट नहीं लॉस है इंस्टेड वो, तो ये माइनस माइनस 44,100 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है। तो 68,700 माइनस माइनस 68,000। और लॉस है $44,100। ये वैल्यूज नोट कर ली अपने पास, नोट कर लो। अच्छा, वो जो एक्सेल में सारी वर्किंग की ना वो नोट की तुमने, वो नोट करना इंपॉर्टेंट है। सर वो नोट तो मैंने नहीं करी। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, उसको नोट कर लो तो अच्छा है। आंसर्स का लिख देता हूँ बाद में, कोई मसला नहीं है, उसको जल्दी नोट करना लेकिन। थोड़ा ये वाला डेटा नोट कर लो, सही है अपने पास। जी सर, एक मिनट। कोशिश करो बस 2-3 मिनट में नोट करो, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, एक बात बताऊँ मैं, ये सब तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ना, ये नोट नहीं करो, यहाँ से करो, जी सर, मैं डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ही कर। कॉन्ट्रीब्यूशन से करो, ये कैलकुलेशन नोट करो बस, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसे नोट करने की जरूरत नहीं है।
और हसान लिया जो तुम्हें 7:30 बजे निकलना होता है तो 6 बजे या 6:15 तक ज्वाइन कर लिया करो क्लास में। सर मैं 6 बजे ज्वाइन कर ली थी, वो लिंक ही ओपन नहीं हो रही थी। पहले मैं समझा नेट नहीं चल जबकि रहा था, मैं नेट हाँ, लेके मैंने आया। जबकि यूज किया तो मीटिंग ओपन हो रहे थे, फिर मैंने 2-3 मीटिंग्स ओवर करी तो फिर एक लिंक चला जाके। सर लास्ट वाला लिंक फिर वो मेरा भी ओपन करा उसमें, मैंने आपको वो पिक्चर भी भेजी थी कि वो इनवैलिड शो कर रहा है। हो गया सर। हो गया, सही है। फर्स्ट टाइम है तो मैं इसका आंसर लिख के दिखा रहा हूँ, या सही है। क्या इसको थ्योरी बेस पे लिखना है या इसको भी कैलकुलेशन बेस पे लिखेंगे? देखो जो कैलकुलेशंस की है ना उसके हिसाब से जस्टिफाई करना है, तो वो कैलकुलेशंस तुम्हें अपने आंसर में यूज करके दिखानी है तो मार्क्स मिलेंगे उसके। यानी आंसर को जस्टिफाई करना अपनी कैलकुलेशंस को यूज करके, जो तुमने दो बताई है ना तुम्हें करके दिखाई थी ऊपर। जी जी। अच्छा, इनके हाउस होल्ड के और बिजनेस के मुझे टोटल कंट्रीब्यूशंस बताना कितने, वो लिखने हैं यहाँ मुझे। सर टोटल कंट्रीब्यूशन, हाँ, सर हाउस होल्ड के 48,000 है। सही है। एंड बिजनेस के हैं सर 2700। 2700, इतना नहीं कम? 220700। 22,700। सर 20,700। अच्छा, 20,000।
आसानी पढ़ लो आंसर, और भी इसको लिखने में जी टाइम सर। नहीं अगर तुम इसकी पिक्चर ले सकते हो तो वो, या स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा अच्छा है। तो कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लो। अब पेन से लिखते हो तो प्रॉपर आंसर ही सारी लाइंस में आता है, ये इस पे जरा आगे पीछे हो जाता है जूम में। और 2 से 3 मार्क्स तो उसमें कैलकुलेशन करने के। सर हम इसमें लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि अगर इसको क्लोज कर दिया तो हमें इतना नुकसान होगा। हाँ तो मैंने मेंशन किया ना कि अगर मैं बंद करता हूँ तो अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है 24,600 का, वो तब्दील हो जाएगा 44,100 के लॉस में, जो कि हमने कैलकुलेट भी किया था। जी सर। सर इसको फिर हम वो लास्ट में हमने इससे प्रॉफिट डिक्रीज किया था 24,600 का, माइनस में हमारा आया था वो -68,700। भी लिख सकते हो, या तो तुम ये लिख दो कि ये प्रॉफिट लॉस में चेंज हो जाएगा, या तुम ये लिख दो कि इसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 68,700 से। सही है, दोनों पॉसिबिलिटीज है इसमें। सही। इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया आंसर का। जी सर। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जितना हो सका, पूरा तो शायद ना हो पाए। सर अगर पॉसिबल है तो हम कल कर लें, क्योंकि अभी मुझे सर 10 मिनट में पहुंचना होगा सर। 7:30 तक तो लो ना क्लास में, 7:30 बजे निकल जाना। सर 7:30 बजे वहाँ पहुंचना होगा। हाँ तो कोशिश करो क्लास में जल्दी आ जाया करो, मैंने तो अपना काम कर दिया था ना लिंक टाइम से शेयर करके, या तो तुम थोड़ा जल्दी बताते कि लिंक वर्क नहीं कर रही। चलो मैं भी ध्यान रखूंगा नेक्स्ट टाइम से, तो अगर ऐसा होता नहीं है ना। सर वैसे नॉर्मली तो नहीं होता, आज ही हुआ मेरे जगह। चलो सही है, जाओ। थैंक यू सर। इसके क्वेश्चन थोड़ी जल्दी भी हो जाते हैं, कॉस्टिंग की सॉल्व दो तो अगर तुम टाइम पे शॉप कर दो तो एक दिन में ज्यादा काम हो सकता है इसके। चलो सही है, मैं मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज।